जमीन और जायदाद से जुड़ा एक ऐसा सच जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। क्या बिना किसी कागज, बिना रजिस्ट्री या सेल डीड के भी कोई जमीन कानूनी रूप से किसी की हो सकती है? मान लीजिए कोई परिवार किसी जमीन पर 20-30 साल से खेती कर रहा है, घर बनाकर रह रहा है, टैक्स भी भर रहा है, लेकिन कागज किसी और के नाम पर हैं। तो क्या कानून उस कब्जा करने वाले को असली मालिक मान सकता है? क्या सिर्फ लंबा कब्जा ही मालिकाना हक दे देता है? आइए कानून के इस अनोखे पहलू की सच्चाई को बिल्कुल साफ तरीके से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड, जहां हम आपको सही सोच, तेज बहस और मजबूत रणनीति के साथ सिस्टम का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन की बात कर रहे हैं। हम समझेंगे कि बिना कागज के जमीन का हक कैसे मिलता है, लोग कहां गलती करते हैं और यूपी या लखनऊ जैसे इलाकों में खसरा खतौनी से जुड़े विवादों को समझदारी से कैसे सुलझाया जाए। बहुत ही बुनियादी उलझन से होती है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठी हुई है कि अगर किसी खाली पड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां कुछ साल बिता दिए तो बस वो जमीन उनकी हो गई। हाँ, आमतौर पे लोग यही मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन कानून की असली दुनिया में देखिए, ये इतना सीधा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत पुराना और सख्त कानूनी सिद्धांत काम करता है, जिसे हम प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन कहते हैं। मतलब ये कोई लॉटरी नहीं है कि बस समय पूरा हुआ और आपको जमीन का इनाम मिल गया। अच्छा, तो इसे थोड़ा और देसी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई आदमी एक लंबी दूरी की ट्रेन में सफर कर रहा है, उसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन वो जाकर किसी और की रिजर्व सीट पर खुलेआम बैठ जाता है। दिलचस्प उदाहरण है ना? अब मजे की बात यह है कि टीटी वहां से गुजरता है, उसे पता है कि वो आदमी वहां बैठा है। जो असली पैसेंजर है वो भी देख रहा है, लेकिन कोई उसे उठा नहीं रहा। वो कोई छुपकर टॉयलेट में या किसी कोने में नहीं बैठा है, बिल्कुल सीना तान कर बैठा है। तो क्या ये वैसा ही कुछ है? मतलब क्या एक तय समय, जैसे कि 12 साल पूरे होते ही जमीन खुद ब खुद कब्जा करने वाले की हो जाती है? देखिए, ये ट्रेन वाला जो आपका उदाहरण है ना, वो काफी हद तक इस बात को साफ करता है। बस जमीन के मामले में ये जो सफर है वो 12 साल लंबा होता है। कानून के मुताबिक अगर किसी निजी जमीन पर किसी का कब्जा लगातार 12 साल तक रहा है तो वो उस पर मालिकाना हक का दावा पेश कर सकता है। अच्छा, 12 साल निजी जमीन के लिए। और अगर जमीन सरकारी हो तो? सरकारी जमीन के लिए यही समय सीमा 30 साल हो जाती है। लेकिन भाई, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। ये सब कुछ अपने आप नहीं होता। यहीं पर मुझे थोड़ा खटक रहा है। मतलब अगर 12 साल पूरे हो गए और असली मालिक ने कुछ नहीं कहा, तो कानून उस कब्जा करने वाले को इनाम क्यों दे रहा है? असली मालिक ने तो जमीन अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदी थी ना। ये तो एक तरह से कब्जे को बढ़ावा देना हुआ। देखने में ये बात बिल्कुल वैसी ही लगती है, लेकिन इसके पीछे कानून की एक खास सोच है जो लिमिटेशन एक्ट से आती है। लिमिटेशन एक्ट? जी, कानून ये मानता है कि जमीन देश का एक बहुत कीमती संसाधन है। इसे ऐसे ही खाली और बेकार नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन को लेकर 12 साल तक सोया हुआ है, उसे कोई परवाह ही नहीं है कि वहां कौन रह रहा है, कौन खेती कर रहा है, तो कानून भी ऐसे लापरवाह मालिक की मदद नहीं करता। अरे वाह! कानूनी हलकों में हमारी एक पुरानी कहावत है कि कानून जागने वालों की मदद करता है, सोने वालों की नहीं। सोने वालों की नहीं, सही बात है। तो मतलब अगर असली मालिक सो रहा है तभी यह नियम काम करेगा। लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी तो होंगी। कोई ऐसे ही रातों रात आकर तो कब्जा नहीं कर सकता है ना? शर्तें बहुत सख्त हैं। सबसे पहली और जरूरी शर्त यह है कि कब्जा खुल्लम खुल्ला होना चाहिए। अगर कोई रात के अंधेरे में या बाउंड्री वॉल के पीछे छुपकर कब्जा कर रहा है तो वो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। मतलब सबको दिखना चाहिए कि हाँ भाई, कब्जा है। बिल्कुल। दूसरी बात, कब्जा लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल वहां खेती की, फिर 4 साल शहर कमाने चले गए और फिर वापस आ गए। चेन टूटनी नहीं चाहिए। समझ गया। और तीसरी और सबसे अहम शर्त यह है कि कब्जा हॉस्टाइल होना चाहिए। हॉस्टाइल मतलब कब्जा करने वाला बाकायदा मालिक की सत्ता को चुनौती दे रहा हो। एकदम सटीक। यानी ये असली मालिक की अनुमति के बिना और उसकी जानकारी में होना चाहिए। मान लीजिए असली मालिक ने दया खाकर किसी गरीब परिवार से कह दिया कि चलो, जब तक मैं यहाँ घर नहीं बनाता तुम यहाँ अपनी झोपड़ी डाल लो। तो फिर क्या होगा? जैसे ही मालिक ने अनुमति दी, प्रतिकूल कब्जे का पूरा आधार ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वो कब्जा हॉस्टाइल नहीं रहा, वो परमिसिव यानी अनुमति वाला कब्जा हो गया।
ऐसे में चाहे 50 साल बीत जाए, कब्जा करने वाला कभी मालिक नहीं बन सकता। अरे बाप रे, मतलब अगर ट्रेन वाले असली पैसेंजर ने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, मेरी सीट पर बैठ जाओ, तो बैठने वाला सीट पर दावा नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो बिना पूछे बैठा है और मालिक 12 घंटे कुछ नहीं बोलता, तब बात अलग है। जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। खासकर यूपी जैसे राज्यों में गांव और शहरों के किनारे जो इलाके होते हैं, वहां की कहानी कुछ और ही होती है। वहां लोग सोचते हैं कि अगर उनका नाम खसरा खतौनी में आ गया या तहसील में म्यूटेशन, जिसे हम दाखिल खारिज कहते हैं, वो हो गया, तो बस वो पक्के मालिक बन गए। क्या सच में राजस्व रिकॉर्ड में नाम आना मालिकाना हक की गारंटी है? ये एक ऐसा भ्रम है जिसमें हजारों परिवार अपनी जमीनें गंवा बैठते हैं। यूपी के ज्यादातर जमीनी विवाद इसी एक गलतफहमी से उपजते हैं। ये बात हर किसी को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, चाहे वो खसरा हो, खतौनी हो या म्यूटेशन हो, ये मालिकाना हक यानी टाइटल तय नहीं करता। एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। अगर कोई आदमी किसी जमीन का टैक्स सरकार को भर रहा है, सरकार उससे हर साल लगान ले रही है, रसीद भी काट रही है, तो फिर कोर्ट उसे सबूत क्यों नहीं मानता? ये बात तो आम आदमी को बड़ी अजीब लगेगी। अजीब लगती है, पर इसका एक सीधा सा प्रशासनिक कारण है। तहसील या राजस्व विभाग का मुख्य काम होता है सरकार के लिए टैक्स यानी लगान इकट्ठा करना। अच्छा। पटवारी या लेखपाल जब गांव जाता है ना, तो वो ये देखता है कि जमीन पर खेती कौन कर रहा है, ताकि उससे टैक्स लिया जा सके। वो ये तय करने नहीं जाता कि असली मालिक कौन है। मतलब उनका फोकस सिर्फ टैक्स पर है। बिल्कुल। अगर किसी का लंबे समय से कब्जा है, तो तहसीलदार वहां म्यूटेशन कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि सरकार का टैक्स न रुके। लेकिन किसी व्यक्ति को उस जमीन का पक्का और कानूनी मालिक घोषित करने का अधिकार तहसीलदार के पास होता ही नहीं है। तो फिर ये असली हक तय कौन करता है? वो ताकत सिर्फ और सिर्फ दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट के पास होती है। और यही लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। 12 साल तक कब्जा रखते हैं, जुगाड़ लगाकर खतौनी में नाम दर्ज करवा लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं कि अब तो जमीन हमारी हो गई। वो कोर्ट जाकर अपने हक की घोषणा ही नहीं करवाते। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि 15 या 20 साल बाद अचानक असली मालिक विदेश या किसी बड़े शहर से वापस आता है। वो अपनी पुरानी रजिस्ट्री या सेल डीड निकालता है और सिविल कोर्ट में कब्जा हटाने का केस डाल देता है। बाप रे। जी, चूंकि कब्जा करने वाले ने 12 साल पूरे होने पर कभी कोर्ट से टाइटल नहीं मांगा था, इसलिए अक्सर असली मालिक वो केस जीत जाता है। खतौनी का वो कागज वहां धरे का धरा रह जाता है। मतलब सालों की मेहनत और कब्जा सिर्फ इसलिए बेकार हो जाता है क्योंकि सही समय पर सही कागज नहीं बनवाए। वैसे अभी हाल ही में 2026 में यूपी में रजिस्ट्री को लेकर कुछ नए और सख्त नियम भी तो आए हैं। हाँ, बिल्कुल आए हैं। जैसे बायोमेट्रिक और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्या पुराने कब्जों पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये जो नए नियम है ना, ये भविष्य की धांधली रोकने के लिए बहुत कारगर हैं। अब कोई किसी और की जगह खड़ा होकर अंगूठा नहीं लगा सकता। हाँ, वो फर्जीवाड़ा तो रुकेगा। लेकिन जो पुराने कब्जे हैं, जो 20-30 साल से चले आ रहे हैं, उन पर इन नए बायोमेट्रिक नियमों का सीधा असर नहीं होता। वहां तो आज भी वही पुराना सिद्धांत लागू होता है कि सिविल कोर्ट में जाओ और साबित करो कि 12 साल से लगातार खुल्लम खुल्ला और बिना अनुमति के कब्जा है। समझ गया। अब यहाँ से एक बहुत ही डरावनी और व्यावहारिक स्थिति पर आते हैं। मान लीजिए वो जो असली मालिक है वो 15 साल बाद अचानक से आ धमकता है और वो सीधा पुलिस लेकर आता है या बुलडोजर का डर दिखाता है। अब ऐसे हालात में आम आदमी तो घबरा जाता है। जाहिर सी बात है। अक्सर जब पुलिस आती है ना, तो लोग डर के मारे हाथापाई पर उतर आते हैं, डंडे निकल आते हैं कि भैया हमारे बाप दादा की जमीन है, हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नाजुक वक्त में ताकत दिखाना सही है या कागजी तैयारी? ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक छोटी सी गलती पूरा केस पलट सकती है। ताकत दिखाना या मारपीट करना तो सबसे विनाशकारी कदम है। जब असली मालिक पुलिस बुलाता है तो पुलिस की कार्यवाही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के तहत होती है। BNSS के तहत? जी, कानून के हिसाब से पुलिस का काम सिर्फ मौके पर शांति बनाए रखना होता है, जमीन का फैसला सुनाना नहीं। मतलब थानेदार साहब ये तय नहीं कर सकते कि जमीन असली मालिक की है या कब्जा करने वाले की? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस के पास टाइटल तय करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मामला विवादित है तो पुलिस ज्यादा से ज्यादा उस जमीन पर शांति भंग होने की आशंका में कार्रवाई कर सकती है।
अच्छा, और अगर कब्जाधारी ने हाथापाई कर दी तो? अगर कब्जाधारी घबराहट में आकर मारपीट शुरू कर देता है तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। फिर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत एक आपराधिक मामला सीधा क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है। लो कर लो बात। और फिर वो आदमी जमीन की लड़ाई छोड़कर अपनी जमानत करवाने में लग जाता है ना? सही कहा आपने। उसकी कानूनी स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए घबराने की बजाय समझदारी से 5 कदम उठाने चाहिए। वो 5 कदम क्या हैं? पहला कदम है सबूतों का पहाड़ खड़ा करना। सिर्फ मुंह से बोलने से कोर्ट नहीं मानता। पुराने हाउस टैक्स की रसीदें, 15 साल पुराने बिजली पानी के बिल, पुरानी तस्वीरें जहां वो मकान या खेत दिख रहा हो, और सबसे जरूरी चीज आस पड़ोस के गवाह। इन सबूतों के बिना केस की बुनियाद ही नहीं बन सकती। बिल्कुल, बिना सबूत तो बात बनेगी नहीं। और दूसरा कदम? जैसे ही 12 साल पूरे हों, असली मालिक के आने का इंतजार ही मत कीजिए। सीधे सिविल कोर्ट जाइए और एक अर्जी लगाइए कि हमें एडवर्स पोजेशन के जरिए डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल दिया जाए। यानी कोर्ट से ठप्पा लगवाया जाए? जी। और इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी चीज मांगनी होती है, जिसे हम परमानेंट इंजंक्शन या स्थायी रोक कहते हैं। ये परमानेंट इंजंक्शन कैसे काम करता है? क्या ये पुलिस को भी रोक सकता है? इसका मतलब ही यह है कि आप कोर्ट से आदेश मांग रहे हैं कि जब तक इस जमीन का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक असली मालिक या कोई भी सरकारी एजेंसी आपको वहां से बेदखल नहीं कर सकती। एक बार कोर्ट ने स्टे दे दिया तो कोई पुलिस या बुलडोजर उसे हटा नहीं सकता। यह आपकी सबसे सुरक्षित ढाल है। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। लेकिन अक्सर लोग वकील और कोर्ट के नाम से ही डर जाते हैं, सोचते हैं लाखों का खर्च आएगा। यहीं पर तीसरा कदम आता है। अगर किसी के पास वकील की फीस के पैसे नहीं हैं, तो उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए। अच्छा, वहां से मदद मिल जाती है? बिल्कुल, वहां से उन्हें मुफ्त और योग्य सरकारी वकील मिल सकता है। न्याय केवल पैसे वालों के लिए नहीं है। बहुत बढ़िया। और चौथा कदम? चौथा कदम है नोटिस का जवाब देना। अगर असली मालिक वकील के जरिए नोटिस भेजे तो उसे नजरअंदाज कभी ना करें, उसका तुरंत कानूनी जवाब भिजवाएं। और 5वां कदम, अगर जमीन सरकारी है तो याद रखें कि 12 साल नहीं 30 साल के कब्जे का सबूत चाहिए, जो कि बहुत ही टेढ़ी खीर है। सरकार के खिलाफ ये दावा जताना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात तो साफ है कि इस तरीके से हक पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब जरा एक दूसरी स्थिति पे बात करते हैं, जो शहरों में बहुत आम है। मान लीजिए किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक घर बनाया और उसे किराए पर दे दिया। जी। अब किराएदार वहां 20 साल से रह रहा है। मालिक को कोई डरा देता है कि भाई 15 साल हो गए, अब तो किराएदार प्रतिकूल कब्जा का नियम लगाकर तुम्हारा घर हड़प लेगा। क्या कोई किराएदार सच में कानून का ऐसा फायदा उठा सकता है? देखिए, ये डर समाज में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। एक किराएदार चाहे 50 साल से उस घर में रह रहा हो, वो कभी भी प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता। इसकी मुख्य वजह वही परमिसिव यानी अनुमति वाली बात है। जी हाँ, किराएदार वहां एक समझौते के तहत रह रहा है। वो हर महीने या साल में किराया चुकाता है, जो खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो मानता है कि जमीन या घर किसी और का है। उसका कब्जा कभी भी हॉस्टाइल यानी मालिक के खिलाफ नहीं माना जा सकता। तो मकान मालिकों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। और अभी हाल ही में 2025 और 26 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय पर अपना रुख बहुत सख्त कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में? कोर्ट के कई नए फैसलों में ये स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ किसी जमीन पर लंबे समय तक जमे रहना मालिकाना हक नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया ये है कि जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत की कमाई से संपत्ति खरीदी है, उसके अधिकार सर्वोपरि हैं। मतलब असली मालिक का पलड़ा भारी है। जी। अगर असली मालिक 12 साल की अवधि पूरी होने से पहले सिर्फ एक कानूनी नोटिस भी भेज देता है या कब्जा हटाने की कोई छोटी सी कोशिश भी करता है, तो वो 12 साल की चेन वहीं टूट जाती है। कब्जा करने वाले का सारा खेल खत्म। मतलब अब कानून कब्जा करने वालों के लिए और भी कड़ा हो गया है। अगर ये रास्ता इतना ही मुश्किल है, तो जिन लोगों के पास पुश्तैनी कब्जा है लेकिन कागज नहीं है, उनके लिए कोई सीधा और आसान रास्ता भी तो होगा, कोई और तरीका जिससे मामला बिना उलझे सुलझ सके? हाँ, कानून में हर स्थिति का एक समाधान होता है। अगर प्रतिकूल कब्जे का रास्ता बहुत पेचीदा लगे, तो लोग अक्सर 3 दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। पहला और सबसे आम तरीका है वारिस या पारिवारिक बंटवारा। इसे हम फैमिली सेटलमेंट भी कहते हैं। अरे ये तो गांव में बहुत होता है।
कि एक बरगद के पेड़ के नीचे पूरा परिवार बैठा और तय कर लिया कि कौन सा खेत बड़े भाई का और कौन सा छोटे भाई का। बिल्कुल वही बात। अगर पिता के नाम जमीन थी, उनका निधन हो गया और उन्होंने कोई लिखित वसीयत नहीं छोड़ी, तो परिवार वाले आपसी सहमति से बंटवारा कर सकते हैं। अगर इस बंटवारे पर सभी भाई बहन सहमत हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो कानून इस मौखिक बंटवारे को भी मान्यता दे देता है। अच्छा, तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देता? नहीं, इसके आधार पर आराम से म्यूटेशन हो जाता है, क्योंकि कोर्ट भी चाहता है कि परिवारों में शांति बनी रहे। और अगर कोई जमीन विहीन किसान है जो सालों से किसी बंजर सरकारी जमीन पर रह रहा है, उसके लिए क्या रास्ता है? 30 साल साबित करना तो उसके लिए नामुमकिन होगा। ऐसे लोगों के लिए सरकारी योजनाएं काम आती हैं। यूपी सरकार की ग्रामीण आवास योजना या भूमिहीन योजना के तहत सरकार बेदखल करने के बजाय अक्सर उसी जमीन का सरकारी पट्टा बनाकर दे देती है। पट्टा मिल गया, मतलब कानूनी हक मिल गया। जी, इस पट्टे से उन्हें वहां रहने का कानूनी हक मिल जाता है और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। बहुत सही। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कोर्ट डिक्री। जब किसी जमीन पर सालों पुराना मुकदमा खत्म होता है, तो कोर्ट जो अंतिम फैसला सुनाता है उससे डिक्री कहते हैं। वो डिक्री ही अपने आप में नया टाइटल डीड बन जाती है। मतलब फिर किसी कागज की जरूरत नहीं? फिर किसी पुरानी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं होती। कोर्ट का आदेश ही सबसे मजबूत कागज बन जाता है। तो अगर इस पूरी बात को हम समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। कानून कभी भी भावनाओं, गुस्से या जल्दबाजी से नहीं चलता। ये एक मशीन की तरह है जो केवल सही जानकारी, पक्के सबूत और तय प्रक्रिया पर काम करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर स्थिति में, चाहे सामने पुलिस खड़ी हो या सालों पुराना कब्जा हो, शांत रहना, सही समय पर सही दस्तावेज जुटाना और कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही सबसे अच्छी रणनीति है। इस पूरी व्यवस्था का सार भी यही है। कानून का मूल उद्देश्य ये है कि जमीन बिना उपयोग के न पड़ी रहे, लेकिन इसके साथ ही उस असली मालिक के अधिकारों की भी पूरी सुरक्षा हो जिसने उस संपत्ति को खरीदा है। इसलिए बिना पूरी जानकारी के खुद को मालिक मान लेना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह जीबी लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। अगर किसी असली मालिक की जमीन पर कोई गरीब परिवार 20 साल से रह रहा है और मालिक ने कभी ध्यान नहीं दिया, तो क्या कानून द्वारा उस जमीन का हक कब्जा करने वाले को दे देना नैतिक रूप से सही है या गलत? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए जीबी लीगल माइंड से। यहां आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।